बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, मैं टॉपिक शुरू करने लगा हूँ, फी फॉर टेक्निकल सर्विस। इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले आपको एक स्टोरी सुनाने लगा हूँ। स्टोरी भी रियल है और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है। मैंने अक्सर जब भी ये स्टूडेंट को सुनाई है उसके बाद उन्हें ये टॉपिक भूला नहीं। 2014 में मैंने एम्ब्रॉयडरी का काम किया। एम्ब्रॉयडरी समझते हैं? कढ़ाई का। वो होता ये था कि मेरे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए थे तो मैंने काम किया। क्या कहते हैं, कपड़े के ऊपर कढ़ाई होती थी तो वो बड़ी मशीनें होती हैं 34 फुट की। उस वो क्या कहते हैं, वहाँ पर एट ए टाइम 6 सूटों पे कढ़ाई होती है। तो हमारे एक दोस्त थे, वो कर रहे थे, मैंने उनके साथ मिलकर एम्ब्रॉयडरी का काम किया। वो एम्ब्रॉयडरी की मशीन काफ़ी बड़ी होती है और वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है, बड़ी ज़बरदस्त मशीन थी। वो चलती थी 24 घंटे। 12 घंटे में 10,000 रुपया बंदा कमाता था, अगले 12 घंटे में 10,000 कमाता था, तो दिन में 20,000 रुपया कमा लेता था। तो बड़ा अच्छा बिजनेस था एक मशीन से। वहाँ पे 11 मशीनें लगी हुई थी। हैं जी? नहीं नहीं, खर्चे निकाल के ये बचत थी। तो वो जनाब बड़ा बिजनेस सेट चल रहा था। एक मशीन बिल्कुल नई खरीदी थी, अचानक वो मशीन ख़राब हो गई। अब मशीन ख़राब हुई तो हमने उसको कहा ठीक करें। वहाँ के मशीन वाले जो हमारे पास जो लोग थे उनको बुलाया। उसके बाद एक कंपनी से रब्ता किया, वो मशीन ठीक ना हो। अब मशीन ठीक ना हो तो नुकसान कितना हो रहा है? 20,000 रुपया पर डे का नुकसान हो रहा है। अब हम कह रहे हो मशीन ठीक करो। वो जो यहाँ पर लोकल बंदा था उसने कहा सर जी ये मशीन अब हमसे ठीक नहीं हो रही। जिस कंपनी की मशीन है ना, अगर वहाँ का इंजीनियर आए तो ये शायद ठीक हो जाए। वो चाइना की मशीन थी। चाइना में रब्ता किया बंदे से, इंजीनियर से। उसने कहा मैं 5 लाख लूँगा। अब यहाँ बगल कोई बंदा आता था वो लेता था 2500। वो कितना मांग रहा है? 5 लाख। अब हम सोच में पड़े हैं यार इतने पैसे। खैर साहब, हमने कहा मरते क्या ना करते, यहाँ पे बैठे हैं। वो एक दिन सोचने में लगा दिया। सोचने में क्या लगाया, वो भी 20,000 रुपया ज़ाया हो गया। बंदे को बुलाया, बंदा जनाब फ्लाइट लेके इधर आया। इधर आके उसके पास एक पेचकस टाइप की कोई चीज़ थी। उसने ऐसा मशीन की साउंड देखी, फिर ऐसा ढूंढने लग गया। फिर जहाँ से उसका कंट्रोल था उसको ये ठीक किया, वो बेहतरीन ठीक हो गई। अब हम कहेंगे यार 5 लाख लिया, कुछ तो करो। वो कहे भाई क्या करूँ, मशीन चल रही है। कहते कोई बात नहीं, मैं कल तक इधर हूँ, कोई मसला हुआ तो मुझे बता देना, ये मशीन अब ठीक हो गई। इसके अंदर एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी। हमने जनाब मशीन, आपको पता है उसको कितने पैसे दिए? 5 लाख तय था, 5 लाख नहीं दिया। 15। सर जी, नॉन रेजिडेंट को जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलती है वो FTR होती है। FTR की 6 आइटम्स आपको पढ़ाई थी, उसमें सबसे आखिरी आइटम ये थी, फी फॉर टेक्निकल सर्विस फॉर नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट को जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस दी है वो इधर ही रख देंगे। वो भी ढूंढ के वो वाली कुर्सी लाए जिस पे सर पूरे आ जाए। अच्छा, तो जनाब नॉन रेजिडेंट को जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलती है वो FTR होती है। आपको पता है FTR के केस में पैसे हमेशा कट के मिलते हैं। जो पैसे कटते हैं वो फाइनल टैक्स होता है। नॉन एडजस्टेबल टैक्स, यार पढ़ाई हुई है ना सारी बातें। डिडक्टेबल अलाउंस लेस नहीं होना, टैक्स क्रेडिट लेस नहीं होना। सर जी उस वो इनकम FTR इनकम थी। हमने उसे 4,25,000 रुपये का चेक दिया और 75,000 रुपये FBR को जमा करवाए। सर समझ आ रही है? तो भाई ये स्टोरी, वो बंदा बड़ा एक्सपर्ट था। हमने उसे कहा मेरी बात सुनो, आपको 6 लाख रुपया महीने का देंगे, इधर ही रुक जाओ हमारे पास। कहता ठीक है।
6 लाख रुपया तय हो गया। अब जब वो हमारे पास मुलाजिम हो गया और वो हमसे पैसे लेता रहा तो फिर वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं थी, वो उसकी सैलरी थी। और यार मेरी बात समझ आ रही है? वो क्या करता था जनाब, हर रोज शाम को कहता था कि मैं वॉक करने जा रहा हूँ, पास एक ग्राउंड था वहाँ वॉक करता था, वहाँ उसे कभी कोई मशीन वाला मिल रहा है, कभी कोई इंजीनियर मिल रहा है, कभी कुछ ने वहाँ पे एक ताल्लुक बना लिया सबके साथ। अब जाहिर बात है पाकिस्तान में कोई चाइना का बंदा होगा तो हर बंदा मुड़ के उसे देखेगा ना कि यार ये तो कोई इम्पोर्टेड प्रोडक्ट लगती है, ऐसा ही होता है ना। अब वो बताता था कि जनाब मैं यहाँ पे जॉब करता हूँ और मैं उसने सबके साथ ताल्लुक बना लिए और 3 माह बाद उसने हमें नोटिस दे दिया कि जनाब मैं अब नौकरी नहीं करना चाहता, अलबत्ता आपका जो काम होगा मैं करूँगा। उसने 15 फैक्ट्रियों के साथ तय किया, यहाँ पर एक दफ्तर बनाया और 15 फैक्ट्रियों के साथ तय किया कि आपको हर महीने का 1 लाख मुझे दें तो मैं आपको सर्विस दिया करूँगा, मशीन ख़राब होगी मैं ठीक करूँगा। 15 फैक्ट्रियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, हर फैक्ट्री के साथ क्या तय पाया, लाख रुपये महीना। हमसे ले रहा था 6 लाख, 15 फैक्ट्रियों से कितना ले रहा है, 15 लाख। वो फिर भी गेम में सेट था। उसने क्या बना ली, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली। जो बंदा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाकर अब उसने बिजनेस शुरू कर दिया, तो जनाब अगर परमानेंट एस्टेब्लिश बनाकर कोई बंदा बिजनेस करेगा तो वो FTR नहीं होगा बल्कि NTR होगा और अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस आएगा। यार मेरा पॉइंट समझ गए हो? ये स्टोरी यहाँ ख़त्म हो गई है। फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होता है आपको बता दिया, इस पे टैक्स कैसे लगता है आपको बता दिया। एक बार अंग्रेजी पढ़ता हूँ। एनी कंसिडरेशन यानी मुआवजा, whether periodic or lump sum, for the rendering of any managerial, technical or consultancy services, including the services of technical or other personnel, but does not include consideration for services rendered in relation to construction, assembly or like project undertaken by the recipient, or consideration which would be income of recipient chargeable under the head salary। यानी कंसिडरेशन जो के इनकम ऑफ रिसिपिएंट चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी। अगर वो बंदा टेक्निकल काम कर रहा है, मैनेजरियल काम कर रहा है, कंसल्टेंसी का काम कर रहा है तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस होगी। और अगर वो कोई असेंबली या कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगी। और अगर वो याद है ना वो सैलरी भी आ गया था, तो अगर वो सैलरी ले रहा है तो वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस नहीं होगी। अब जनाब अगली बात सुनो, टैक्स ऑन सर्टन पेमेंट्स टू नॉन रेजिडेंट। अगर ये फी फॉर टेक्निकल सर्विस नॉन रेजिडेंट ले रहा है तो कितना टैक्स लगेगा, 15% के हिसाब से। फाइनल टैक्स एट द रेट ऑफ FTR होगा 15% के हिसाब से। लेकिन ये वाली प्रोविजन अप्लाई नहीं होगी अगर वो फी फॉर टेक्निकल सर्विस वेयर द सर्विस इज गिविंग राइज टू द फी आर रेंडर्ड थ्रू अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इन पाकिस्तान ऑफ द नॉन रेजिडेंट पर्सन। दूसरा, रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस विच इज एग्जेम्प्ट अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। जी, जो अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एग्जेम्प्ट है तो उस पर भी ये वाला। यार अगर भाई दो ही चीज़ें होती हैं, एक एग्जेम्प्ट एक सब्जेक्ट टू टैक्स। अगर है ही एग्जेम्प्ट तो टैक्स लगना ही नहीं है। वो ये कह रहे हैं आमतौर पे नॉन रेजिडेंट को जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस मिलेगी वो FTR होगी एट द रेट ऑफ 15%। लेकिन अगर वो इनकम एग्जेम्प्ट है तो जाहिर बात है एग्जेम्प्ट है तो वो FTR एट द रेट ऑफ 15% नहीं होगी। दूसरा वो कह रहा है कि जनाब अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट वो वाला काम कर रही है तो फिर वो भी सेपरेट FTR नहीं होगी बल्कि NTR होगी। तीसरा वो एक्सप्लेन करता है, वो कहता है कि पाकिस्तान सोर्स फी फॉर रेजिडेंट पर्सन है, पाकिस्तान सोर्स फी फॉर टेक्निकल सर्विस है, जो कौन रिसीव कर रहा है, नॉन रेजिडेंट कर रहा है। वो कह रहा है वो FTR के अंदर टैक्स नहीं होगी। अगर उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना लिया तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंडर आएगी। यार मैंने आपको भी सुनाया कि वो चाइनीज बंदे ने क्या किया था, इदारा ऑफिस बना लिया था, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बना ली थी। तो जब अगर वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाएगा तो फिर वो क्या होगा,
वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगा और एफटीआर नहीं होगा। और सर समझ आ गई? ये सर स्टोरी है इसकी। लो सर, कितना जबरदस्त चार्ट भी बना हुआ। सर जी, टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। सबसे पहले सर जी, टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी और फी फॉर टेक्निकल सर्विस। सबसे पहले ये देखा जाएगा कि जो ये बंदा रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस दे रहा है, ये रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। अगर ये रेजिडेंट होगा तो फिर इसकी ये एनटीआर यानी उसकी इनकम नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत टैक्स होगी, यानी वो या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएगी या इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। हाँ, अगर वो बंदा जो कि रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस वसूल कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट होगा तो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होगी या अदर्स होगी। यानी नॉन रेजिडेंट है तो नॉन रेजिडेंट जो पैसे कमा रहा है उसने परमानेंट एस्टेब्लिश बनाई हुई है या अदर है। अगर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो वो एनटीआर होगा और इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगा, और अगर वो अदर है यानी परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है तो वो एफटीआर होगा और 15% के हिसाब से उसको पैसे टैक्स कट के मिलेगा। और यार ये बात समझ आ रही है सर? दिस इज रॉयल्टी स्लैश फी फॉर टेक्निकल सर्विस पर जो टैक्सेबिलिटी है। अगर मैं इसको एक बार कोई रिकैप दूं, फिर सुनो सर जी, टैक्सेबिलिटी ऑफ रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस। जो बंदा रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस से पैसे कमा रहा है तो सबसे पहले ये देखेंगे कि वो बंदा रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। अगर वो रेजिडेंट है तो और वो कारोबार करे तो एनटीआर इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर वो रेजिडेंट है और आम रूटीन में उसका ये काम नहीं है तो भी वो एनटीआर होगी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में जाएगी। लेकिन अगर वो रेजिडेंट ही नहीं है तो देखना पड़ेगा कि क्या उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है या नहीं बनाई हुई। अगर उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट के जरिए परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट बनाई हुई है और तो उसके तहत वो कोई बिजनेस जनरेट कर रहा है या काम कर रहा है तो वो एनटीआर होगी और इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। उसने अपना दफ्तर बनाया हुआ है, उसने अपना पूरा वर्क एरिया बनाया हुआ है तो फिर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस के हेड में जाएगी। और अगर वो नॉन रेजिडेंट होगी तो अदर्स में जाएगा। नॉन रेजिडेंट है वो बंदा और उसने परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं बनाई हुई तो फिर नॉन रेजिडेंट के लिए रॉयल्टी या फी फॉर टेक्निकल सर्विस क्या होती है? एफटीआर इनकम होती है और उस पर 15% टैक्स कट के मिलेगा। और यार मुश्किल तो नहीं लग रहा? लो सर जी, ये सारी बात थी। सर जी, अब आ गई हमारी बात रॉयल्टी की। सर रॉयल्टी के बारे में मैं आपको बताता हूं। सर जी, अगर एसबीआई के पास इस्लामाबाद से कुछ लोग आते हैं, कहते हैं कि हम एसबीआई के नाम से इंस्टीट्यूशन इस्लामाबाद में खोलना चाहते हैं, हम उनको इजाज़त दे देते हैं और उनसे सालाना कुछ अमाउंट तय करते हैं जो उन्हें हमें देनी होगी, इसे कहते हैं रॉयल्टी। मैंने किताब लिखी है, किताब जितनी छपेगी ख़ास परसेंटेज मुझे मिलेगी, इसे कहते हैं रॉयल्टी। मैंने क्या नाम है इसका, तीसरे नंबर पे मैंने क्या कहते हैं, एक बंदा उसने बल्ब बनाया, 3 गुना बिजली कम खाता है और 3 गुना रोशनी ज़्यादा करता है, इसे भी क्या कहा जाएगा? ये भी जनाब जो है ना, ये जो पैसे वो वसूल करेगा उसने फिलिप्स वालों से एग्रीमेंट कर लिया है और वे फिलिप्स वाले जितने बल्ब बनाएंगे उसके हिसाब से उसे पैसे देंगे। या फिलिप्स वालों ने उससे टेक्नोलॉजी खरीद ली 18 लाख दे के, ये जो पैसे उसने वसूल किए ये क्या कहलाएगा? रॉयल्टी कहलाएगा। सर अबरारुल्लाह ने गाना गाया, वो इंडिया के ड्रामे में चल रहा है, अबरारुल्लाह ने उन पर केस किया और क्या ये रहा कि मुझे क्या मिलनी चाहिए? रॉयल्टी। सर समझ आ रही है? तो रॉयल्टी बेसिकली कंसिडरेशन होती है जो आपको मिलती है, कंसिडरेशन है जो आपको मिलती है अगर आप इजाज़त देते हैं या आपका राइट, पेटेंट, इन्वेंशन, डिज़ाइन यूज़ होता है। सर जी, एक बंदा है, उसने कुक है, उसने बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बनाई है चिकन की,
और उसने वो रेसिपी बनाकर किसको दे दी है, KFC वालों को। अब KFC वाले उस रेसिपी से धड़ाधड़ वो बना रहे हैं और बेच रहे हैं। सर ये क्या कहलाएगा, ये सर ये रॉयल्टी कहलाएगा। सर जी इन्वेंशन है, डिज़ाइन है, मॉडल है, सीक्रेट फार्मूला है, प्रोसेस है। अच्छा अक्सर ऐसा होता है ना कि आप कोई प्रोग्राम चल रहा होता है, कोई फूड व्लॉगर आता है, वो कहता है जनाब इन्होंने ये पहले पानी डाला, फिर लहसुन डाला, फिर प्याज डाला, फिर ये इन्होंने मसाला डाला, ये सीक्रेट मसाला है। वो बताते नहीं है ये मसाला कौन सा होता है ना, चलो सीक्रेट मसाला क्या है, बस वो ऐसे ही, ये कोई फार्मूला होता है, वो सीक्रेट होता है, ट्रेडमार्क होता है। कोई भी चीज़ जो आप जिसको किसी को दे रहे हैं और उसके एवज पैसे ले रहे हैं। सर जी यूज और राइट टू यूज एनी कॉपीराइट ऑफ अ लिटरेरी, आर्टिस्टिक और साइंटिफिक वर्क इंक्लूडिंग फिल्म्स और वीडियो टेप्स फॉर यूज इन कनेक्शन विद द टेलीविजन और टेप्स इन कनेक्शन विद रेडियो। सर जी आपकी कोई इमेज, आपका कोई आर्ट, आपका कोई आर्टिस्टिक वर्क जो के फिल्म या वीडियो टेप जो कि इस्तेमाल हो रही है कहाँ पे, इन कनेक्शन विद द टेलीविजन और टेप्स इन कनेक्शन विद द रेडियो पर ब्रॉडकास्ट हुआ है या टीवी पर आया है, तो सर ये क्या है, इसके अगेंस्ट रॉयल्टी मिलेगी। यानी मिसाल के तौर पे आजकल AI का दौर है, वो एक बंदा AI से जनरेट करता है शाहरुख खान और वो कहता है जी बोतल तो सिर्फ पेप्सी, तो शाहरुख खान उस पर केस कर देंगे कि भाई आपने मुझसे पूछे बगैर मेरा इमेज इस्तेमाल किया, मुझे क्या मिलनी चाहिए, रॉयल्टी। और सर समझ आ रही है ये चीज़ें। और हाँ अलबत्ता सिनेमेटोग्राफ, जो सिनेमा में फिल्म लगती है उस पर जो पैसे मिलते हैं वो रॉयल्टी नहीं होती, उससे कैटेगोरिकली कह दी है, वो रॉयल्टी नहीं होती। सर जी आपका कोई साउंड, आपका कोई इमेज या दोनों चीज़ें अगर इवन केबल पर चल गई हैं, ऑप्टिक फाइबर पर चल गई या रेडियो पर, टीवी पर या इंटरनेट पर, ब्रॉडकास्ट पर, यूट्यूब पर, तो वो जो आपने किसी का यूज़ किया उसके एवज जो पैसे देंगे वो रॉयल्टी होगी। टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल नॉलेज। सर जी आलू के चिप्स बनाने में कोई टेक्निकल बात नहीं है, लेकिन अगर 1000 किलो आलू के चिप्स बनाने हो तो उसके लिए तेल कितना चाहिए होगा। किलो के लिए तो बड़ा आसान है कि भाई 1 किलो थोड़ी छोटी थैली ले आओ बन जाएगा, 1000 किलो आलू के चिप्स बनाने हो तो उसके लिए तेल कितना चाहिए होगा, तेल को गर्म कितना करना है, प्लांट में कहाँ कहाँ पर होना चाहिए, फिर वो तेल कितनी देर तक आलू उसके अंदर रहेगा, फिर वो कैसे बाहर निकलेगा, उस पर मसाला कैसे लगेगा, वो पैक कैसे होगा। सर ये सारी कमर्शियल नॉलेज और होती है। 1 किलो चने बनाना और होता है, 750 किलो चने बनाना और होता है, उसमें बड़ी कमर्शियल नॉलेज चाहिए होती है। तो 750 किलो ख़राब बने तो फिर 2 लाख का नुकसान भी हो जाता है। यार मेरी बात समझ आ रही है, तो भाई इस चीज़ को देखना होता है। तो भाई अगर कोई बंदा टेक्निकल, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, साइंटिफिक नॉलेज की बेस पर कोई पैसे लेता है, अभी यह टेक्निकल डायरेक्टर होते हैं, वो पता है वो सिर्फ इस चीज़ को ही देख रहे होते हैं कि भाई किस तरह से इसको मैनेज करना है। तो वो डायरेक्टर की तनख्वाह जो है वो 1.5 लाख है, और एक बार अगर चने खराब पके तो नुकसान 4 लाख का हो जाएगा। तो बेहतर यही कि डायरेक्टर साहब मौजूद हो। यार समझ आ रही, ये पॉइंट है। सर जी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और साइंटिफिक इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने के बाद से पैसे भी रॉयल्टी है। अच्छा मैं वीडियो अपनी रिकॉर्ड करा रहा हूँ और ये मैं इजाज़त देता हूँ कि जनाब ये आप मार्केट में बेचें, मुझे जितने स्टूडेंट्स को बिकेगी मुझे 10% दे दें। ये क्या है, ये जो पैसे मैं ले रहा हूँ ये रॉयल्टी है। इसमें एक गेम हो रहा है, मैं इनको बाकायदा बताऊँ कि लाइट्स कहाँ कहाँ प्लेस करनी है, कैमरा कहाँ पे प्लेस करना है, कैमरा कितनी दूर होना चाहिए, कैमरे का व्यू क्या होना चाहिए, कैमरा कौन सा होना चाहिए, कैमरा जिस बंदे ने कैमरे को चलाना और वीडियो रिकॉर्ड करनी है उसको कैसा होना चाहिए। सर जी ये सारी पॉइंट्स अगर मैं देखूं तो सर इसको कहा जाएगा कि ये सर एंसिलरी और सब्सिडरी हैं असिस्टेंस जो मैं सप्लाई करूं। Supply of any assistance that is ancillary and subsidiary to and is furnished as a mean of enabling the application or employment of any such property or right as mentioned above
enabling the application or enjoyment of or any such property or right as mentioned above. Disposal of any property or right referred above. Disposal of any property or right referred above. ये भी क्या होगा सर? ये भी रॉयल्टी. अब मुश्किल तो नहीं लग रहा सर जी? ये पॉइंट्स और रॉयल्टी में कवर हो गए. यानी मैंने किताब लिखी, मैंने किताब बेच दी है पब्लिशर को. यार जितनी मर्जी छापो, मेरी कोई टेंशन नहीं, मुझे तुम 25 लाख दे दो, खत्म. इसको कहते हैं डिस्पोजल. उसने फॉर्मूला बनाया ना, लाइट का फॉर्मूला बेच के वो घर चला गया. अब वो अगली चीज पे काम शुरू कर दिया उसने. उसको जो पैसे मिलने थे, इसको कहते हैं डिस्पोजल. कुछ ये होता है कि जितनी किताबें बिकेंगी, जितने बल्ब बनेंगे, जितनी डील्स बनेंगी. भाई यार समझ आ रही है? कुछ होता है एक ही बार तय कर लिए. सर ये रॉयल्टी की डेफिनेशन है और इस पे टैक्सेबिलिटी तो मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ. जो फी फॉर टेक्निकल सर्विस पे टैक्सेबिलिटी है वही रॉयल्टी पर भी है. जल्दी से इसको एक बार गो थ्रू कर लें, फिर चलते हैं. सर मिनिमम टैक्स रिजीम के साथ तो आपने कल लिख दिया था ना सर जी. चैप्टर नंबर 7, 8 के बाद कराऊंगा मैं. आफ्टर चैप्टर 7 एंड 8 लिख लीजिए. मिनिमम टैक्स रिजीम आफ्टर चैप्टर 7 एंड 8 करवाऊंगा मैं. जाहिर बात है इसकी एग्जांपल्स भी. वुमेन एंटरप्राइज तो मैंने पढ़ा दिया था जी सर जी. अब मैं आपको अगली बात बताऊंगा. बड़ी मजेदार स्टोरी है ये भी, जरा ध्यान से सुनिए. सर जी एक चीज होती है एलोकेशन और एक चीज होती है अपोर्शनमेंट. अपोर्शनमेंट कहते हैं तकसीम करने को, और ये तब होती है जब कोई चीज एलोकेट नहीं हो सकती. अब मिसाल लीजिए, 3 दोस्त हैं, वो मिलकर जाते हैं कढ़ाई खाने के लिए. सुना हुआ है वाकया? वो कढ़ाई खाने जब 3 दोस्त मिलकर जाते हैं तो वो कोई ज्यादा खाता है या कम खाता है? होता यही है कि वो 3 पे तकसीम हो जाता है. ठीक हो गया? और अगर 3000 का बिल बना है तो 1000 तीनों को मिल जाता है. इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन यही 3 दोस्त जब चिकन नान खाने के लिए जाते हैं और 2 बंदे एक नान खाते हैं और एक बंदा 2 नान खा जाता है, तो फिर वो 3 पे तकसीम नहीं होगा. फिर जिसने 1 खाया होगा वो 1 के पैसे देगा, जिसने 2 खाया होगा वो 2 के पैसे देगा. तो सर समझ आ रही है? सर एलोकेट करने का मतलब होता है कि जिस तरह नान के केस में 1 नान खाने वाले को 1 नान के पैसे देने और 2 नान खाने वाले को 2 नान के पैसे देने. अपोर्स और जब तकसीम नहीं किया, अब कढ़ाई के केस में आप नहीं तकसीम कर सकते, या मुनासिब नहीं लगता कि बंदा कि यार तुमने 21 रुकमे लिए और मैंने 11 नहीं है. वो थोड़ा बंदा ज्यादा ही बुरा लगता है. बंदा दिल में नोट कर ले लेकिन मुंह से नहीं कभी कहना चाहिए. या बंदा उसके सामने पड़ी हुई हड्डियों से अंदाजा लगा लेता है कि यार बड़ी बात है. वो सर समझ आ रही? अब उस केस में ये वाली बात करना कि तुमने कितना खाया और मैंने कितना खाया वो नहीं मुमकिन. उसको क्या किया? 3000 को डिवाइड बाय 3 कर दिया. लेकिन जब चिकन नान का केस था तो फिर हमने फॉर एग्जांपल 2400 का बिल था तो 2400 को डिवाइड बाय 3 नहीं किया, बल्कि अगर 1 नान 400 रुपये का था, 600 रुपये का था, तो भाई जिसने 1 नान खाया उसने 600 दिया और जिसने 2 नान खाया उसने. यानी यहां पर आपने नान के केस में आपने एलोकेट किया है, और कढ़ाई के केस में चूंकि आप एलोकेट नहीं कर सकते थे तो आपने यार पॉइंट पिक कर गए हो. ये असल थीम है और असल मकसद है. अच्छा अब ये तो मैंने आपको दे दी आम जिंदगी से एग्जांपल. अब मैं देने लगा हूं आपको टैक्स से रिलेटेड एग्जांपल. सर हमारे पास एक ड्राइवर काम करता है जो बिजनेस के लिए काम करता है और फारिग बैठा होता, हम उसे कहते हैं कि भाई तुम ऊबर चलाओ, फारिग ना बैठो. अब सवाल यह है कि अगर उसकी सैलरी 30,000 रुपये है, अगर उसकी सैलरी 30,000 रुपये, तो कितनी सैलरी उसकी बिजनेस में से माइनस होगी और कितनी सैलरी उसकी अदर सोर्स में से माइनस होगी?
यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका जवाब है, फॉर एग्जाम्पल अगर उसकी 2 लाख सैलरी है, अगर उसकी 2 लाख रुपए सैलरी है, सॉरी उसकी 30,000 रुपये सैलरी है, कितनी सैलरी बिजनेस में से माइनस होगी और कितनी अदर सोर्स में से माइनस होगी, ये सवाल है। अगर तो ये तय किया हुआ है कि आधा दिन वो बिजनेस के लिए काम करेगा और आधा दिन गाड़ी ऊपर में चलाएगा तो फिर तो मसला नहीं है, फिर इसमें एलोकेशन करेंगे। 15,000 बिजनेस में से माइनस होगी, 15,000 ऊपर में से। और यार मेरी बात समझ आ रही? और अगर ये तय हुआ है कि तुम बिजनेस प्रेमिसेस में बैठे रहो, बिजनेस का काम हो गए वो कर लेना, अगर फारिग हो गए तो ऊपर चला लेना, यहां पर अब पता नहीं चलेगा कि कितना ऊपर चला और कितना बिजनेस। और यार समझ आ रही है? उस केस में फिर इसको क्या किया जाएगा? अपोर्शन। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? अब अपोर्शन कैसे करेंगे? वो कहते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ और अदर सोर्स से कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, इसको टोटल कर लें। तो वो कहता है इनकम फ्रॉम बिजनेस से 2 लाख है, टोटल 3 लाख है, मल्टीप्लाई बाय 30,000 कितना हो गया? तो भाई 20,000 रुपए इनकम फ्रॉम बिजनेस के ऐड में जाने चाहिए, यानी 20,000 रुपए इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस होंगे। और ये 1 लाख रुपए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का है, तो 1 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 30,000, ये कितना हो गया? और यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये 10,000। क्लियर होगी भाई बात? अपोर्शनमेंट है 30,000 रुपए की और वो इस तरह से करनी है। 20,000 रुपए, ये जो 20,000 रुपए हैं कैसे निकले? इनकम फ्रॉम बिजनेस का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस। और ये 10,000 कैसे निकले? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय एक्सपेंस। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इस तरह, इसको कहते हैं अपोर्शनमेंट। अपोर्शनमेंट किस बेस पर की गई है? रेवेन्यू की बेस पर। किस बेस पर की गई है? रेवेन्यू की बेस पर की गई। आ जाओ। वो कहता है आपने अपोर्शनमेंट कब करनी होती है? वो कहता है अपोर्शनमेंट तब करते हैं जब खर्चा मुश्तरका हो और एक से ज्यादा हेड पर तकसीम होना हो। अपोर्शनमेंट तब करते हैं जब खर्चा मुश्तरका हो और कुछ इनकम एनटीआर हो और कुछ एफटीआर हो। अपोर्शनमेंट तब करते हैं जब खर्चा मुश्तरका हो, चाहे एक ही हेड है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें से होटल बिजनेस और कुछ प्रिंटिंग बिजनेस है। तो भाई उसने क्या किया? है तो बिजनेस ही, होटल बिजनेस भी और प्रिंटिंग बिजनेस भी खर्चा मुश्तरका, इसको तकसीम कर देंगे इस तरह। एक हेड ऑफ इनकम के अंदर अगर डिफरेंट पर्पस है तो भी तकसीम करते हैं, कुछ इनकम एनटीआर एफटीआर है तो भी तकसीम करते हैं, कुछ एक से ज़्यादा हेड ऑफ इनकम है तो भी। और यार मेरी बात समझ आ गई? ये है सर अपोर्शनमेंट ऑफ डिडक्शन। एक्सपेंस का मुश्तरका होना है तो ही तकसीम हो रहा है ना। अगर एक्सपेंस ही मुश्तरका नहीं है फिर तो बहस ही खत्म हो गई। आप तकसीम क्यों कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? ड्राइवर की सैलरी है, ड्राइवर ऊबर के लिए भी चला रहा है और बिजनेस के लिए भी काम कर रहा है, तो ही उसकी सैलरी को तकसीम करना है ना। अगर वो ड्राइवर सिर्फ ऊबर के लिए आ रहा हो फिर तो बहस ही खत्म है, सारा खर्चा अदर सोर्स में से ही माइनस हो जाएगा। पॉइंट समझ आ रहा है? खर्चा मुश्तरका हो तो ही तकसीम होता है। अगर खर्चा ही एक बंदे का, यानी एक बंदा गया है खाना खाने, उसने खाना खाया है, तो फिर तकसीम करने का तो मजाक होगा ही नहीं। ये तो तभी होगा ना जब 3 बंदे खाना खाएंगे और आपस में तकसीम करेंगे। एक बंदा जब गया उसने एक शवारमा लिया खाया, वो कहता है या अल्लाह को दूसरा बंदा आ जाए आधा आधा हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। वो तो एक बंदा है, उसने खर्चा जब मुश्तरका होता है तो ही तकसीम होता है। वो सर समझ आ रही है जी? सर कुछ असूल उसने बताए। सबसे पहले उसने बताया कॉमन मुश्तरका खर्चा वो खर्चा है जिसको एलोकेट नहीं कर सकते। पहला टारगेट तो यह है कि नान कितना एलोकेट कर लो, अगर वो नहीं कर पाए तो फिर कढ़ाई कितना पोर्शन को। यार समझ आ गया? पहली बात। दूसरी बात, सर जी खर्चा सिर्फ उसी पर तकसीम होगा जिससे रिलेटेड एक्सपेंस हो,
उस जिस हेड ऑफ इनकम से रिलेटेड एक्सपेंस हो उसी पर ही तकसीम होता है। मिसाल लीजिए, इसी केस में कैपिटल गेन भी है 50,000 रुपये का, तो ड्राइवर की सैलरी कैपिटल गेन पे तकसीम नहीं होगी, चूंकि कैपिटल गेन का ड्राइवर की सैलरी से कोई ताल्लुक, और यार समझ आ रहा है, तो भाई ये बात है। वो कहता है खर्चा सिर्फ उसी पर तकसीम होगा जिसका उससे ताल्लुक हो। एनी कॉमन एक्सपेंडिचर शैल बी अ पोर्शन अगेंस्ट ईच क्लास ऑफ इनकम अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनटू ग्रॉस रिसीट फॉर द क्लास ऑफ इनकम डिवाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम। यार मेरी बात समझ आ रही है? ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम डिवाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर द क्लास ऑफ इनकम। ये अभी मैंने यही फॉर्मूला लगा के निकाला है। इनकम फ्रॉम बिजनेस का रेवेन्यू कितना था? 2 लाख। टोटल रेवेन्यू कितना था? 3 लाख। एक्सपेंसेस कितने थे? 30। यार इसी बेस पर ही निकाला है ना, यही फॉर्मूला। ग्रॉस रिसीट फॉर हेड ऑफ इनकम डिवाइड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल हेड ऑफ इनकम मल्टीप्लाई बाय अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। और सर समझ आ रही है? सर जी, the basis determined for allocation of expenditure deduction and allowance should be certified by the CA और CM। सर जी किस बेस पर तकसीम होना है? हमने तो बताया बेस्ट बेस क्या है? रेवेन्यू। उसके अलावा किस बेस पर तकसीम होना है, इसको कौन सर्टिफाई करेगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इसके बारे में सर्टिफिकेट देगा कि इस बेस पर तकसीम होना चाहिए। उसको चेक कौन करेगा? कमिश्नर, CIR, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू उसको चेक करेगा। अगर फर्क कम हुआ तो इग्नोर कर देगा, अगर फर्क 10% से ज्यादा हुआ तो फिर उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा उसकी अपोर्शनमेंट को। सर जी अपोर्शनमेंट की स्टोरी आपके साथ डिस्कस कर रहा था। बेसिस डिटरमिन्ड फॉर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस की बात कर ली। अब थोड़ा सा आगे चलता हूँ और बात करता हूँ वाइल एलोकेटिंग द कॉमन एक्सपेंडिचर्स डिडक्शन एंड अलाउंसेस द नेचर एंड सोर्स ऑफ ईच क्लास ऑफ इनकम। सर जी आप जब खर्चे को तकसीम कर रहे हैं इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखें कि जो खर्चा है वो क्या उस इनकम से रिलेटेड है जो उस पर तकसीम हो रहा है। यार मेरी बात समझ आ रही है? नेचर एंड सोर्स ऑफ क्लास ऑफ इनकम को टेकन इनटू अकाउंट। अब अगली बात सुनना ज़रा ध्यान से। सर जी ये मेरे पास पेन, ये पेन है 100 रुपये का बिकता है। मैंने उर्दू बाज़ार से ये 1000 पेन मंगवाए हैं और मैंने अपने साथ एक लड़की को कहा कि इस पेन को बेचो, जितने पेन बेचोगे 10 रुपये तुम्हें कमीशन दूंगा। उसने सुबह से लेके शाम तक 10 पेन बेचे, ठीक हो गया। अब मैं रिकॉर्ड करने लगा हूँ अपने खातों में, तो मेरे पास रिकॉर्ड करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो यह है कि सबसे पहले मैं सेल लिखूँ 100 × 10 1000 और फिर उसके बाद मैं कमीशन लिखूँ, ठीक हो गया। इसको कहते हैं ग्रॉस बेसिस पर रिकॉर्ड करना। और एक है नेट बेसिस पर रिकॉर्ड करेंगे। नेट बेसिस पर किस तरह करेंगे? नेट बेसिस पर किस तरह रिकॉर्ड करेंगे? मैं 100 रुपये का पेन था, 10 रुपये की कमीशन थी, नेट करके 90 लिखूं, मल्टीप्लाई बाय 10 करूं तो 900 आ जाए। यार समझ आ रही है? मैंने नेट बेसिस में इनकम में से एक्सपेंस नेट करने के बाद रिकॉर्ड किया, उसको कहते हैं नेट बेसिस पर रिकॉर्ड। पॉइंट भी किया, वो ये कह रहा है कि बाजों का ट्रांजैक्शन नेट बेसिस पर रिकॉर्ड होती हैं, और अगर नेट बेसिस पर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई हो तो आपका अपोर्शनमेंट का फॉर्मूला तब्दील हो जाता है, और ग्रॉस रिसीट फॉर क्लास ऑफ इनकम की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द क्लास ऑफ इनकम डिवाइडेड बाय ग्रॉस रिसीट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम की बजाय ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल क्लास ऑफ इनकम हो जाएगा। यार मेरी बात समझ आ रही है? अगर नेट बेसिस पर चीजों को रिकॉर्ड किया हुआ है तो ग्रॉस रिसीट की बजाय क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। सर ये बात थी, ये सब कुछ मैंने बता दिया। बाकी उसने ये बताया है कि जनाब कुछ NTR इनकम होती है, कुछ FTR इनकम होती है, कुछ अदर सोर्स होता है, कुछ एग्जाम्ड होती है। ये सारी इनकम को टोटल करें तो टोटल इनकम होती है। ये मैंने बात आपको बता दी थी। ये सर अपोर्शनमेंट के रूल्स थे
और अपॉर्चमेंट की डिस्कशन थी, मैंने सारी बता दी। एक बार जल्दी से इसको रीड कर लीजिए, 2 मिनट आपके पास। लें सर, अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं आपके साथ जो है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू क्या होती है सर जी? ये मोबाइल मेरे पास है, मैं इसे लेके मार्केट में गया, एक दुकान से पता किया, वो कहता है 50,000, एक से पता किया वो कहता है 60,000, एक से पता किया वो कहता है 80,000, और 3-4 से पता किया सर ये मार्केट में 80,000 का बिक रहा है। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? 80,000। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 80,000। तो भाई फेयर मार्केट वैल्यू क्या है? वो वैल्यू जिस पर कोई चीज मार्केट में बिकती है। अच्छा, ये मार्केट जैसे ही उसने कह दिया 80,000, मैंने उसको कहा भाई ये मैं आपको मोबाइल तो दे रहा हूं, लेकिन याद रखना ये मोबाइल आप अगले 3 साल तक बेच नहीं सकते किसी और को। उसने कहा भाईजान मैं फिर ये 80,000 का नहीं खरीदूंगा, मैं फिर ये 50,000 का खरीदूंगा। यानी अगर मैंने रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर लगाई तो इस मोबाइल की कीमत 80 से किधर आ गई? 50 आ गई। टैक्स वाले कहते हैं अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर की वजह से वैल्यू में कमी आए तो इस फैक्टर को कंसीडर ना करो। यानी टैक्स वालों के मुताबिक इस मोबाइल की कीमत 80,000 ही होगी और 50,000 नहीं होगी। वो कहता है द फेयर मार्केट वैल्यू शैल बी डिटरमिन विदाउट, कंसीडर ना करें क्या कि रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, इस पहलू को कंसीडर ना करें। इट इज नॉट कन्वर्टेबल टू कैश, और वो कन्वर्टेबल टू कैश नहीं है, इस पहलू को भी कंसिडर ना किया जाए। वो कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है, इस पहलू को भी कंसिडर ना किया जाए। क्या मतलब? ये मोबाइल है 80,000 इसकी फेयर मार्केट वैल्यू। मैंने कहा भाईजान मोबाइल कल को बेचना होगा तो मोबाइल के बदले मोबाइल ही मिलेगा, पैसे नहीं मिलेंगे। यानी ये मोबाइल कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं है। टैक्स वाले कहते, उसने कहा भाईजान अगर ये बात है तो फिर मैं इसका 40,000 रुपये दूंगा। टैक्स वाले कहते हैं आपने जब फेयर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो इस पहलू को कंसिडर नहीं करना और आपने फेयर मार्केट वैल्यू 80,000 ही लेनी है। और समझ आ गई? अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन ना हो सके तो बोर्ड एफबीआर डिटरमिन करेगा, और अगर एफबीआर भी वैल्यू डिटरमिन ना कर पाए तो फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जो स्टैंप ड्यूटी के लिए वैल्यू होती है वो वैल्यू एज फेयर मार्केट वैल्यू डिटरमिन की जाएगी। 4 बातें थी इसमें। बात नंबर ये तीसरी भी बता दी कि बोर्ड डिटरमिन करेगा, और चौथी भी बता दी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिक्स करेगा। फेयर मार्केट वैल्यू वो वैल्यू जिस पे चीज मार्केट में बिक जाती है। फेयर मार्केट वैल्यू को डिटरमिन करते हुए किन 2 पहलुओं का ख्याल नहीं रखना? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर और नॉन कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसका ख्याल नहीं रखना। अगर प्राइस रेफर कैन नॉट बी डिटरमिन ऑर्डिनरली, अगर आम रूटीन में प्राइस डिटरमिन ना हो सके तो बोर्ड डिटरमिन करेगा। और चौथी बात क्या है, अगर बोर्ड भी डिटरमिन ना कर सके तो ये प्राइस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर फिक्स करेगा। 1 2 3 4। सर रिसीट ऑफ इनकम, सर जी मुझे सैलरी मिलती है एसबीआई से, कब समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली? सर जी जिस वक्त मैं एसबीआई के अकाउंट्स ऑफिस से चेक वसूल करूंगा समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। जिस वक्त मेरे अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली। सर के पॉइंट नंबर 2, एसबीआई वालों को मैंने फोन किया, अस्सलाम वालेकुम मेरा भाई आएगा, मेरी सैलरी उसको दे देना। जिस वक्त एसबीआई वालों ने मेरे भाई को पैसे दिए समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल कर ली है। ठीक हो गया? उसके बाद चौथी बात आ गई, तीसरी बात आ गई। चौथी बात, एसबीआई वालों ने 2 तारीख को मुझे फोन किया, अस्सलाम वालेकुम सर आपकी सैलरी आ गई। जिस वक्त एसबीआई वालों ने मुझे फोन किया कि आपकी सैलरी आ गई है, अवेलेबल हो गई है, चेक करा के ले जाइए, समझा जाएगा मैंने सैलरी वसूल
कर ली है, यानी जब मैं एक्चुअल में वसूल कर लूँ, जब मेरे कहने पर किसी को दे दी जाए, जब मेड अवेलेबल हो जाए। अगर ये तीनों बातें आपकी समझ में आ गई तो ये चौथी बात भी समझो, ये ज़रा ट्रिकी बात है। सर जी मेरी सैलरी है 1 लाख, SBI वाले 10,000 रुपये काट के मुझे 90,000 रुपये करते हैं। सवाल ये पैदा होता है क्या समझा जाएगा मेरी सैलरी कितनी है, 1 लाख या 90,000? तो इसका जवाब है कि जो पैसे अप्लाई होते हैं लॉ के कहने पर वो भी समझा जाएगा मैंने वसूल किए हैं। यार कल मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 100 रुपए का डिविडेंड होता है, 15 रुपए कट के 85 मिलते हैं। क्या समझा जाएगा डिविडेंड इनकम कितनी है? 100 है। जो पैसे कटे समझा जाएगा वो मैंने वसूल किए हैं, जो टैक्स कटा समझा जाएगा वो मैंने रिसीव किया है। उसने लिखा हुआ है अगर पैसे अप्लाई कर दिए गए अंडर एनी लॉ तो समझा जाएगा मैंने वो वसूल। सर जी ये पॉइंट था एक, ये E12 छोटी सी एग्जांपल है, ये आपने खुद करनी है, होम असाइनमेंट है, अच्छी मजे की एग्जांपल। रिकॉर्ड किसको कहते हैं? रिकवर करने को। रिकॉर्ड किसको कहते हैं? रिकवर करने को। सर जी 2023 में मैंने 1 लाख रुपए की परचेज की, वो 1 लाख रुपए खर्चे में शामिल हो गया, इनकम में से माइनस हो गया। 2024 में वो माल खराब निकला, मैंने वो चीजें वापस कर दी, 1 लाख रुपया रिकवर कर लिया। जिस साल वो 1 लाख रिकवर किया उस साल की इनकम में शामिल होगा। यार अगर 23 में खर्चा एक्सपेंस के तौर पे माइनस हो गया था और 24 में पैसा रिकवर हो गया तो वो दोबारा इनकम में शामिल। यार समझ आ रही है? सर अगर मैंने पैसे रिकवर किए तो वो इनकम में शामिल होंगे। ऐसा भी हो सकता है वो कहे मेरे पास पैसे नहीं है, मैं उसकी मोटरसाइकिल ले आया हूं, अगर मैं उसकी बाइक उठा के ले आया हूं तो भी समझा जाएगा ये पैसे मैंने रिकवर कर लिए हैं, और अगर मैंने रिकवर किया तो ये मेरी इनकम में दोबारा शामिल हो जाएंगे। इसको कहते हैं रिकॉर्ड एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल उसने दी है बड़ी अच्छी कि अगर 2000 W में 1.5 लाख रुपए के फाइनेंस चार्जेस थे, 2000 X में 75,000 के फाइनेंस चार्जेस थे, 2000 Y में 85,000 के फाइनेंशियल चार्जेस थे, 2000 Z में हमने उनके आगे हाथ जोड़ लिए, हमारे पास पैसा खत्म हो गया, खुदा का वास्ता है हमें माफ कर दो। उसने 2000 Z में 2.5 लाख माफ कर दिया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उसने Z में 2.5 लाख माफ कर दिया। वो कहता है द मार्कअप रिमेन पेबल टू द बैंक एंड कुड नॉट बी पेड ड्यू टू एडवर्स लिक्विडिटी पोजीशन। 15 मई 2003 को बैंक ने वेव ऑफ कर दिया 2.5 लाख रुपया। सर जी पिछले सालों में ये खर्चा इनकम में से माइनस हुआ था, पिछले सालों में ये खर्चा इनकम में से माइनस हुआ था। अब क्या किया गया है? अब 2.5 लाख पिछले सालों में खर्चा इनकम में से माइनस हुआ था, अब 2.5 लाख माफ हो गया है। जिस साल माफ हुआ है उस साल की इनकम में दोबारा ऐड कर। यार मेरी बात समझ आ रही है? जब खर्चा हुआ था तो माइनस हुआ था, अब रिकवर हो गया या माफ हो गया, अब क्या कर देंगे? दोबारा ऐड कर देंगे। सर दिस वाज E13। सर जी टैक्स वाले जो भी वर्किंग करते हैं PKR में करते हैं, डॉलर यूरो पाउंड किसी करेंसी को कंसिडर नहीं करते। अब मसला ये अगर हमने कोई चीज इंपोर्ट की है तो वो कितने की होगी? वो कहता है उसे कन्वर्ट करें। किस तरह कन्वर्ट करें? स्टेट बैंक के रेट पे। किस दिन के रेट पे? जिस दिन वो चीज खरीदी है उस दिन के रेट पर। वो कहता है भाई हर चीज़ डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट होगी, और अगर आपने कोई चीज़ इंपोर्ट किया है तो उसे कन्वर्ट करना है तो स्टेट बैंक के रेट पर करें और उसे PKR में कन्वर्ट कर लें। तो सर डॉलर भी करेंसी है, यूरो भी करेंसी है, रुपये भी करेंसी है, लेकिन टैक्स वाले ना डॉलर को मानते हैं ना यूरो को मानते हैं, टैक्स वाले सिर्फ रुपये को मानते। और सर समझ आ रही है? सर दिस इज करेंसी कन्वर्जन। सर जी E14 इसमें उसने यही बताया हुआ है 14 तारीख को उसने डॉलर दिए हैं लिए हैं, 15 को उसने यूरो दिए हैं। तो भाई
करेंसी की डेट, उसने करेंसी रेट भी दिया हुआ है और अमाउंट भी बताई हुई है, ये सिंपल कन्वर्ट करना था। सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम, हेड ऑफ इनकम को क्या सीज करना। स्टोरी ये है, 2024 में मैं पढ़ा रहा था, 2025 में मैंने टीचिंग छोड़ के अपना कारोबार शुरू कर दिया। 2025 के साल में एसबीआई वालों ने एक इवेंट किया और मुझे बुलाया और मुझे 5 लाख इनाम दिया कि पिछले साल आपने बहुत अच्छा पढ़ाया था, तो क्या उस 5 लाख पे टैक्स लगेगा? तो इसका जवाब है उस 5 लाख पे इस तरह टैक्स लगेगा जैसे मेरा हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। सर जी 2024 में मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड एक्टिव था, 2025 में मेरा इनकम फ्रॉम सैलरी का हेड सीज हो गया था और इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड था। लेकिन जब मुझे 2025 में तो इनाम मिला तो वो इनकम फ्रॉम सैलरी में इस तरह टैक्स होगा जैसे वो हेड ऑफ इनकम कभी सीज हुआ ही नहीं था। एक एग्जांपल और है, आपकी किताब में भी लिखी है, पास पेपर में भी एग्जांपल है। सर जी शहद का कारोबार था, दुकान पे आग लग गई, कारोबार ठप हो गया, बंद हो गया। नौकरी तो 2024 में तो इनकम फ्रॉम बिजनेस थी, 2025 में बिजनेस खत्म हो गया, नौकरी शुरू कर दी, इनकम फ्रॉम सैलरी आ गई। अब 2025 में इनकम फ्रॉम बिजनेस का हेड क्या हो गया था? सीज हो गया था। अच्छा 2025 में इंश्योरेंस क्लेम मिल गया, तो भैया अगर इंश्योरेंस क्लेम मिला है 2025 में तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में शामिल होकर ऐसे टैक्स होगा जैसे बिजनेस कभी खत्म हुआ ही नहीं था। यार मेरा पॉइंट समझ आ गया है सर? सेसेशन ऑफ हेड ऑफ इनकम। सर जी ये आग वाली शहद का बिजनेस है, दुकान जल गई, वही एग्जांपल है। अच्छा जनाब अगली और आखिरी बात ये है, अगली और आखिरी बात ये है, अगर आपकी कोई इनकम है, अगर आपकी कोई इनकम है, बिजनेस की इनकम है, और आप उसे रिकॉर्ड करते हैं जब आप रिसीवेबल बुक कर लेते हैं तब, तो अगर आप रिसीवेबल की बेस पर अपनी इनकम रिकॉर्ड करते हैं तो जब एक्चुअली रिसीव होगा तो दोबारा रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मिसाल लीजिए 2013 में आपने डेबिट डेटर क्रेडिट सेल किया और अपनी इनकम बुक की, 2024 में जब इसी डेटर ने पैसे दिए तो आपने दोबारा इनकम बुक कर ली। ऐसा तो नहीं ना हो सकता, एक इनकम 2 बार रिकॉर्ड नहीं की जा सकती। वो कहते हैं अगर आप अपनी इनकम रिसीवेबल की बेस पर बुक कर रहे हैं तो रिसीट की बेस पर दोबारा बुक ना करें, और अगर आप अपनी इनकम रिसीट की बेस पर बुक कर रहे हैं तो रिसीवेबल की बेस पर दोबारा बुक। यार समझ आ रही है? लो सर अब अगली बात सुनो, अगर आप अपना एक्सपेंस पेबल की बेस पर बुक कर रहे हैं तो पेड की बेस पर दोबारा ना करें, और अगर आप अपना एक्सपेंस पेड की बेस पर बुक कर रहे हैं तो पेबल की बेस पर दोबारा। यार एक बार खर्चा किया तो एक बार माइनस होगा, और एक बार इनकम आई है तो एक बार इनकम होगी और उस पर टैक्स लगेगा 2 बार। तो यार समझ आ रही है? सर वो कहता है 2 बार नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं प्रिवेंट डबल डेरिवेशन एंड डबल डिडक्शन। 2 बार इनकम में शामिल करके टैक्स न लगाएं, 2 बार खर्चों में शामिल करके माइनस ना करें। सर जी आगे आ गया पास्ट पेपर, चैप्टर कंप्लीट हो गया। पास्ट पेपर, पास्ट पेपर में कुछ सवाल हैं जो कि आपको मैंने हाईलाइट करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी, इसके साथ लिख लीजिए चैप्टर नंबर 11, ये भी मैंने नहीं कराया। ए बी और डी ये तीनों हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिंपल है, अपोर्शनमेंट का सवाल है, मैंने आपको भी करवाया। क्वेश्चन नंबर 3 ये रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के स्टेटस का सवाल है। आपकी आज आपने जब सारा तैयार करके टेस्ट की तैयारी करनी है तो उसका हल ये है कि आप ये वाले सवाल खुद प्रैक्टिस करें, आपका टेस्ट तैयार हो जाएगा। जब आप सारा चैप्टर तैयार करके ये वाले सवाल करेंगे ना पास पेपर के, तो असल में आपका टेस्ट तैयार हो रहा होगा।
आज का दिन लगा लें, कल का दिन दोपहर शाम तक कल का दिन आप कर लें। टीए रूम में टेस्ट मौजूद होंगे, वहां से टेस्ट लें, परफॉर्म करें, घर जाके परफॉर्म कर लें, परसों सुबह तक भी ला के दे दें। सर समझ आ रही है? लेकिन कल आपकी क्लासेस रेगुलर होंगी और आप चाहें तो 9 से 10 वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, 10:30 से 11:45 वाला बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं, और 2:15 से 3:30 वाला बैच। ये सब आपकी चॉइस है, जो आपको बेहतर लगे, जो आपका टाइम सूट करे। हमारी आज आखिरी क्लास है और हम एज पर कमिटमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को जो जो करवाना था कराया है। कल मैंने चैप्टर 5 शुरू करना है, उधर भी और सारे सेक्शन में भी, और आप भी, मैंने आपको बिल्कुल तैयार कर दिया। आप इंशाल्लाह कल उधर जाएंगे तो चैप्टर 5 बाकी बच्चों के साथ ऐसे बैठे होंगे कि आपको कोई ये फील नहीं होगा कि उन्होंने जो पढ़ा हमने नहीं पढ़ा। मैं कभी ये नहीं कहूँगा आपको, ये नहीं कहूँगा कि कैचअप वालों ओहो आपको मैंने ये नहीं पढ़ाया, ये नहीं मैं कहूँगा। जो मैंने उनको पढ़ाया वो सब मैंने आपको भी पढ़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 फिर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट वाला सवाल है, ये आपकी प्रैक्टिस है सर। क्वेश्चन नंबर 5 नॉर्मल स्पेशल ट्रांजिशनल टैक्स ईयर और नॉर्मल से स्पेशल पे कैसे जाना है, वो मुश्किल तो नहीं है, रट्टे वाले सिंपल सवाल है। क्वेश्चन नंबर 6 इसके साथ लिख लीजिए MTR, ये मिनिमम टैक्स रिजीम वाला वो सवाल है जो अभी तक मैंने आपको टॉपिक ही नहीं कवर कराया। क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आग लगने वाला जो सवाल है ना, कारोबार को आग लग गई, ये सर कपड़े को आग लगी है, बिल्कुल सेम यही मैंने आपसे भी डिस्कस किया। ठीक हो गया? कपड़े के कारोबार को आग लग गई तो वो हेड ऑफ इनकम ऐसे टैक्स होगा जैसे कभी चीज हुआ ही नहीं था, ये वो वाली एग्जांपल है क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 8 रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है, वेरी इजी। क्वेश्चन 9 रेजिडेंशियल स्टेटस पता करना है। ये सर सवाल आप करेंगे आपकी बड़ी ग्रिप हो जाएगी कंटेंट में। क्वेश्चन 10 ये मिनिमम टैक्स रिजीम वाला सवाल है। क्वेश्चन 10 इस पर मार्क करें, मिनिमम टैक्स रिजीम वाला सवाल। क्वेश्चन नंबर 11 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रट्टे वाला सवाल है, डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 12 मिनिमम टैक्स रिजीम, फिर लिखें। क्वेश्चन नंबर 13 नॉर्मल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल पे जाना है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 14 उसने बताया पता करें कंपनी पब्लिक है या प्राइवेट है। सर पब्लिक कंपनी कौन सी कंपनी होगी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर जो है फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, या फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, या किसी ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जो होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है, या लिस्टेड कंपनी हो जिसकी जो लास्ट डे ऑफ टैक्स ईयर तक लिस्टेड हो, या यूनिट ट्रस्ट हो जिसके यूनिट वाइडली अवेलेबल टू पब्लिक हो। यही है ना सारी बातें, उनने यही पूछा था। केस ए में हमने लिखना था अगर फॉरेन कंपनी होली ओन्ड बाय फॉरेन गवर्नमेंट है तो वो रेजिडेंट होगी। उसके अलावा इन दो बातों में दो केसेस उसके अलावा वाले जो थे वो नॉन रेजिडेंट थे। एक तो 40% था, ये भी नॉन रेजिडेंट था, और दूसरा 100% हेड बाय लोकल गवर्नमेंट, ये भी क्या था, नॉन रेजिडेंट कह दिया। प्राइवेट कंपनी आखिरी दो केसेस, पहली कंपनी पब्लिक केस। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 वो कहता है अगर प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे तो उसे क्या ट्रीट करेंगे? शाबाश, डिविडेंड ट्रीट करेंगे। यही सवाल था 3 नंबर को, और FTR वाले रूल लगेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 16 रूल्स अप्लाई टू इनकम सब्जेक्ट टू FTR, FTR के रूल बताइए। सिंपल सवाल है, कॉपी पेस्ट। क्वेश्चन 17 लिख लीजिए, चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 17 के साथ क्या लिखना है? चैप्टर नंबर 11। क्वेश्चन 18 वुमेन एंटरप्राइज क्या है, इसको क्या फायदे मिलते हैं, पढ़ा चुका हूं। 100% ऑनरशिप वुमेन के पास हो, 25% लाइबिलिटी माफ, यार पढ़ाया है ना सर जी। सारे सवाल कंप्लीट हो गए। मैंने आपको ऑटम 14 से लेके अब तक के जो सवाल जो पार्ट मैंने करवाया है मैंने करवा दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करेंगे। अपनी मर्जी का बैच ज्वाइन कीजिए और अच्छे से मेहनत करें। हमने हर एंगल से कोशिश की कि आप लोगों को सपोर्ट करें, आप लोगों को साथ लेके चलें।
अब गेम आपके कोर्ट में है, आप किस तरह से करें। कल का दिन मैंने पूरा दे दिया है, भले यहाँ से टेस्ट लेके खुद घर कर लो, भले यहाँ पर कर लो। परसों लास्ट डेट है आपके पास, परसों सुबह 4 बजे तक, दोपहर 4 बजे तक परसों आप टेस्ट जमा कराएंगे, आपका टेस्ट एक्सेप्ट भी किया जाएगा और उसे चेक भी किया जाएगा। डन हो गया सर जी? कोई बात जो आप करना चाहें? डन है सर जी। कोई फीडबैक जो कैचअप सेशन के हवाले से था? आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को कम टाइम में मैं वो सब कुछ करवाऊं जो मैंने किसी रेगुलर क्लास को करवाया है, और आपको अनेबल कर दूं कि यार आप सीधा जाके क्लास में बैठे और एक रूटीन के साथ जिस तरह बाकी बच्चे पढ़ें उस तरह पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगा कि मैं हर चीज़ बड़ी डिटेल से करा पाया, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग जो हैं उनको भी एक फ़ायदा हो गया। जी कुछ कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ठीक है, बस हो गया गुजारा। चैप्टर 1 और 4 में दिक्कत थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया, ज़बरदस्त, थैंक यू। और जिन लोगों ने आप लोगों ने पहले नई क्लासेस दी थी, ईद के बाद ज्वाइन किया था आप चारों ने, कैसा आपका? सही रहा? बेहतरीन हो गया? जी बहुत शुक्रिया। असल में मेरा थीम ये था कि आप जब आगे जाएंगे और पढ़ेंगे, और मैं जब FTR कहूँगा ना तो आपको होगा तो अड्डा भला हो जाएगा। ये कुछ ना ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो बंदा कहता है कि यार जब -35 पे इंसान पहुँचता है ना, उस वक्त बंदे के कान जम जाते हैं। अब ये बात मैंने आपको कही और आपने सुनी, और आप ये सोचेंगे चलो फिर इसका मतलब है कि जब कनाडा जाएंगे तब देखेंगे। इसी तरह ही अगर एक बच्चे ने FTR नहीं ना पढ़ा हुआ और मैं उसे पढ़ाते पढ़ाते कहूँगा FTR है कि NTR है, उन्हें मेरा मुंह देखना, परेशान रहना है जब तक वो FTR नहीं पढ़ लेगा। ऐसा ही है ना? तो मैंने कोशिश की कि यार आपको मैं उस ट्रैक पे चढ़ाऊँ कि आपको मैं अब क्लास के साथ लेके चलूँ, तो आप ये ना ज़िंदगी में सोचते रहें कि यार मैं फ़लाँ चैप्टर पढ़ूंगा तो मुझे शायद सर की ये वाली बात समझ आ जाए। सर आपको सारी बातें इंशाल्लाह समझ आएंगी, यही हमारा मकसद था। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। एक अच्छा सेशन था ये, डिसकनेक्शन नहीं है, ये मैं आपको उस पॉइंट पर ले आया हूँ जहाँ जब आपने बस पर चले जाना है लंबे सफ़र के लिए। ये एक छोटी सी टैक्सी थी जो बस स्टैंड तक की थी, ठीक हो गया? अब आपने बस पे बैठ जाना है, और मैं हमेशा आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ, क्लास में भी क्लास के बाद भी। तो ये नहीं सोचना कि सर अब अगर मिसाल के तौर पे आपको कल कोई काम पड़ जाता है, कल कोई टॉपिक पूछना होता है, तो ये नहीं सोचना कि वो तो क्लास के बाद मैं कैसे पूछूंगा। हाजिर हूँ सर मैं, और सिर्फ आपके लिए हाजिर नहीं हूँ, सारे बच्चों के लिए हाजिर। डन हो गया सर जी? आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।